हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। एंड इसके अंदर हम 22 नवंबर के 23 नवंबर के इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट्स को ले लेंगे, तो इससे कुछ मिस नहीं हो पाएगा आपका। खैर, टॉपिक्स देखते हैं पहले। फर्स्ट देखिए, 25 ईयर्स ऑफ 3 स्टेट्स, किसकी बात कर रहे हैं हम? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में। सेकंड कहता है इश्यूज इन चैलेंजेस इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, देखेंगे इसको। थर्ड है सम केस स्टडीज रिगार्डिंग रोल ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर्स इन अपहोल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ संविधान। नेक्स्ट है आर्टिकल 240, देन कुछ शॉर्ट न्यूज देखेंगे, रैप अप करेंगे फिर। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। क्या कहता है? डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ इंडिपेंडेंस, किसके रिगार्डिंग? अचीविंग पॉलिटिकल कंसोलिडेशन एंड नेशनल यूनिटी। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर? स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन की। तो जहाँ तक हमें ध्यान आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में एक बार। तो चूंकि ये जो साल है 2025 का, इसमें 25 साल पूरे हो रहे हैं तीन स्टेट्स के लिए, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, कुछ एक्ट्स हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। देखो, तो इसके लिए ना आपको एक स्पेशल नोट्स मिलेगा पीडीएफ में टेलीग्राम के ऊपर। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इशू क्या है? तो मंथ ऑफ नवंबर, इस साल के नवंबर की बात करते हैं, तो होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्यों? बिकॉज दिस ईयर मार्क्स द 25th एनिवर्सरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, तो तीनों ही किस मंथ में फॉर्म करते हैं? नवंबर में। तो अगर इन तीन स्टेट्स की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, इनके लिए 2025 नवंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट नवंबर मंथ की बात करते हैं तो देखो एग्जाम में पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि नवंबर के महीने में ही अदर स्टेट्स ने अपनी एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया है। या मंथ पे ध्यान दो, ईयर की बात नहीं हो रही है। अगर झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की बात होगी तो ईयर 2025 इंपॉर्टेंट है, नवंबर भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम बात करते हैं स्टेट्स लाइक कर्नाटका, केरला, पंजाब, एमपी, हरियाणा, आंध्रा, इन सब की बात करते हैं, तो मंथ नवंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस मंथ में इन्होंने भी अपनी एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया है। तो सिंपल से कुछ फैक्ट्स थे। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री ऑफ स्टेट क्रिएशन, दिख रहा है ना? हाँ, हिस्ट्री ऑफ स्टेट क्रिएशन दर्शाता है नेशंस इवॉल्विंग। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में किस प्रकार से उसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है इवॉल्व किया है, शेप किया है टाइम बाय टाइम बाय रीजनल एस्पायरेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, आइडेंटिटी बेस्ड डिमांड्स। जब भी हम बात करेंगे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन की तो तीन फैक्टर्स ध्यान रखिएगा आप। रीजनल एस्पायरेशंस पहला, दूसरा नीड्स कुछ ज़रूरतें, तीसरा आइडेंटिटी बेस्ड डिमांड। तो देखो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम बस शॉर्ट में देख लेते हैं कि ब्रिटिश रूल की बात करें अगर, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम पर क्या था? ओनली 60% जो मॉडर्न डे इंडिया है वॉज अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। तो 60% मॉडर्न इंडिया का क्या था? ब्रिटिश के अधीन था, ऑक्यूपेशन में था। रिमेनिंग 40% बिलोंग टू 565 प्रिंसली स्टेट्स। आप जानते हो ब्रिटिश रूल में प्रिंसली स्टेट्स होते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस भी होते थे। तो इस प्रकार से देखा जाए 60% किसके अंतर्गत आता था? डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के भीतर। एंड 40% कहाँ आता था? प्रिंसली स्टेट्स के भीतर, जो कि डिवाइडेड था लगभग 565 स्टेट्स में। तो इसमें हम पूरी स्टोरी को डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जब भारत देखो इंडिपेंडेंट होता है तो उस समय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, फेडरल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग काफ़ी चैलेंजेस थे। पहला था कि फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स, दूसरा था अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस, तीसरा था वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड वन मोर थिंग, वाइड स्प्रेड इलिटरेसी। आप जानते हो किसी भी पॉलिटिकल संस्था को, किसी भी संस्था को काम करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। एडिशनली क्या आप जानते हो? पार्टीशन का चैलेंज। तो आप लिख सकते हो इस प्रकार से कि आज़ादी के साथ हमें ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री रूप से मिली थी। देखो, इस पूरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ये तो ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके लिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ इज द न्यू स्टेट्स फॉर्म्ड, आप देख लेना इसको। आर्टिकल 3 क्या होता है, आर्टिकल 2 क्या होता है, बेसिक चीज़ें हैं ये। आप जानते हो इन तीन कमीशन के बारे में, एस के धर कमीशन है, जेवीपी कमेटी है, फजल अली कमीशन है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि आज़ादी के साथ हमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें साथ में मिली थी। तो मेनी ऑफ लार्ज प्रिंसली स्टेट्स जो थे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। तो बेसिकली जब आंसर लिखेंगे हम, हमें फोकस कहाँ पर करना होगा कि स्ट्रक्चर क्या था ब्रिटिश रूल के दौरान, इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले हमारे स्टेट्स का स्ट्रक्चर क्या था, फिर व्हाट मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्टेट्स इस प्रोसीजर के दौरान। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया के फेडरल पॉलिटी में, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए, इसको लिखोगे आप। फिर हल्का सा मेंशन कर दोगे कि न्यू स्टेट्स फॉर्म कैसे करते हैं।
एंड देखो बाकी जो स्टोरी है आप सबको ही जानते हो, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पोट्टी स्टेट मल्लू हो गए, पटेल साहब हो गए, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है तो इनको मेंशन कर दोगे आप। तो इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य हमारा इतना सा था कि एटलीस्ट आपके दिमाग में आए कि इस साल के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं फिल्म्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। क्या कहता है, वंस अ पनिशमेंट पोस्टिंग फॉर ब्यूरोक्रेट्स, हाउ स्टेट मेड क्वाइट फॉर्म स्ट्राइड्स। यहाँ हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो फिल्म्स के लिए फैक्ट्स देखेंगे हम। फोकस करिएगा इस वाले पैराग्राफ पर, इस ब्लू वाले हाईलाइट पर। कहता है छत्तीसगढ़ जो है उसके पास इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है कोल का, आयरन का, ठीक है। रफली प्रोड्यूस करता है 20% ऑफ कंट्री स्टील एंड एल्यूमिनियम। कंट्री के स्टील का, एल्यूमिनियम का टोटल 20% कहाँ उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ में। फिर कहता है 15% ये प्रोड्यूस करता है सीमेंट। रफली 44% जो एरिया कहाँ पे आता है इसका, फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम में एकदम पूछेगा इससे, देख लीजिएगा। अब यहाँ देखो, फोकस करना इस वाले पार्ट पर। कहता है कि रफली 34% ऑफ सिटीजन्स बिलोंग टू वन ऑफ 42 ट्राइब्स। तो जितने लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं उसमें से 34% किससे बिलोंग करते हैं, ट्राइबल ग्रुप से। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हाँ कहता है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन डिसीजन टू मर्ज छत्तीसगढ़ विद एमपी इन 55 एंगर्ड मेनी। हमको क्या पकड़ना है यहाँ से, यहाँ देखिए, हमें ध्यान देना है कि एमपी में छत्तीसगढ़ को मर्ज किया गया था, मतलब उस पूरे एरिया को मर्ज किया गया था 1 नवंबर 1956 के भीतर। तो ब्रिटिश रूल में अगर बात करें, इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले की बात करते हैं, तो ये कुछ पार्ट था बेरार का, कुछ सेंट्रल प्रोविंसेस का, तो कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ का आता था प्रिंसली स्टेट्स के भीतर, कुछ आता था ब्रिटिश प्रोविंसेस के भीतर। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ वाज मर्ज्ड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो आंसर हो जाएगा यस। रीजंस क्या थे बिहाइंड दैट डिमांड, ये हमको अलग होना है, इनके इसके रीजन क्या थे। तो पहला था आइडेंटिटी, देखा हमने 34% पीपल किससे बिलोंग करते हैं, ट्राइबल ग्रुप से। डेवलपमेंट की बात थी कि ये काफ़ी ऐसी जगह इसको माना जाता था जहाँ पर कहते हैं पनिशमेंट पोस्ट। धीरे धीरे बाद में आप जानते हो एक और दिक्कत आ जाती है माओइस्ट की, ठीक है। कुछ लाइंस पर बहुत ध्यान दीजिएगा बारीकी से। कहता है, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो एक स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पर, दिख रहा है, हाँ, छत्तीसगढ़ अ ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट। देखा हमने, उसके पास ना तो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी थी लाइक उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के डिमांड में, छत्तीसगढ़ के डिमांड में डिफरेंसेस थे, पूछ सकता है एग्जाम में। एंड देखो, कहता है कि एक नाम दिया गया पंडित माधवराव सप्रे। ये कौन थे, फ्रीडम फाइटर थे, पंडित माधवराव सप्रे। इनकी एक मैगजीन थी छत्तीसगढ़ मित्र। पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि किसने इसको निकाला था, इसका संपादन किसने किया था, माधवराव सप्रे जी ने। अब यहाँ देखिएगा, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर छत्तीसगढ़ केम इन 1924। फर्स्ट फॉर्मल डिमांड कब आई थी इसके रिगार्डिंग, 1924 में। अब यहाँ कहता है दो नाम दिया गया है, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ में भी पूछे ना पूछे। अब देख लो इसको, इसके फाउंडर कौन थे, खूब चंद बघेल। तो 2-3 देखो, होता क्या है कि आपको लगता है स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यूपीएससी में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है। अगर प्रेजेंटली बात करें, अभी की बात करते हैं, तो एक फैक्ट दिया गया, देखिएगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। कहता है टुडे, आज के दिन में, आवर स्टेट, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, इज द ओनली जीरो पावर कट स्टेट इन इंडिया, प्रूफ ऑफ आवर एनर्जी सेल्फ रिलायंस। और यहाँ पर हाईएस्ट एमएसपी मिलती है पैडी के लिए। दो फैक्ट्स हैं, एग्जाम में दे देगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे। पहला देखा हमने, ये ओनली जीरो पावर कट स्टेट है, दूसरा है हाईएस्ट एमएसपी मिलती है पैडी के रिगार्डिंग। बट चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये मेंस के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपने डिमांड करी कि हमें अलग राज्य चाहिए, मिल गया आपको, बट स्टिल वहाँ पॉवर्टी है, हेल्थ की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड स्टिल माओइज्म परसिस्ट। एंड एक माइनर सा फैक्ट है, जान लो इस चीज़ को, कि 2000 में फर्स्ट सीएम कौन बने थे उसके, अजीत जोगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड के रिगार्डिंग, तो कुछ फैक्ट्स देखेंगे एज यूजुअल। देखो, एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है डिमांड्स फॉर स्पेशल राइट ऑफ द रीजन। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, उस क्षेत्र के स्पेशल सेपरेट होने की डिमांड कब आई थी, 1815 में। कितनी पुरानी बात है, 1815 की बात हो रही है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं को एनेक्स किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस साल के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं को एनेक्स कब किया था, 1815 में। उस टाइम से ही इस रीजन के अलग होने की बात चल रही है, या फिर कह लीजिए स्पेशल राइट्स की बात चल रही है। अब देखो, उसको फिर 1938 के भीतर प्रोमिनेंस मिल जाता है, मतलब फिर से वो रिवाइव कर जाता है। कब, जब जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड इट इन द
कांग्रेस स्पेशल सेशन, आपको जानकारी होनी चाहिए सेशन कौन सा था, आपको बताना कमेंट सेक्शन में किस सेशन में इस डिमांड को सपोर्ट किया गया था। तो कांग्रेस के 1938 के स्पेशल सेशन के भीतर नेहरू जी ने इस स्पेशल राइट्स वाले डिमांड को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक कंसेप्ट दिया गया है यहाँ पर कि 1952 में क्या होता है ना, एक अलग सा डिमांड उठता है कि वहाँ पर बोला जाता है हिल रीजन्स को प्लेन रीजन से अलग करो। मतलब जो हिल पे लोग रहते हैं उनकी नीड्स अलग होती हैं, उनका तरीका अलग होता है, तो गवर्नेंस की दिक्कत हो सकती है। जो भी दिक्कत हो, एक डिमांड आई थी कि हिल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम प्लेन्स, बट दीज डिमांड वेयर इग्नोर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, फर्स्ट पॉलिटिकल आउटफिट उत्तराखंड क्रांति दल। वहाँ का फर्स्ट पॉलिटिकल आउटफिट कौन सा था? उत्तराखंड क्रांति दल। इसको बनाया कब गया था? 1979 में। तो रिगार्डिंग डिमांड फॉर उत्तराखंड सेपरेट स्टेट, पहला फैक्ट आ जाएगा। पहला कारण क्या था? रिजर्वेशन। वहाँ पर उस टाइम पे यूपी के मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम 27% आरक्षण देंगे ओबीसीज को। जो लोग हिल पर रहते थे, हिल पीपल थे, वो सो कॉल्ड अपर कास्ट थे, उनको ऐसा लगा कि ड्यू टू दिस रिजर्वेशन यहाँ पर जो जॉब्स हैं, जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें इन पीपल का, आउटसाइडर्स का इन्फ्लक्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर कहा गया है जो उस टाइम पे यूपी की असेंबली के भीतर इनको उतना खासा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ था, इनको इच्छा इनकी होती थी, दे जस्ट वांटेड टू गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। अब फोकस करिएगा, यहाँ पर एक नाम दिया गया है रामशंकर कौशिक कमेटी। रामशंकर कौशिक कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है इस पूरे आर्टिकल में। अगर उत्तराखंड की बात करें तो अ रिपोर्ट रिकमेंडिंग सेपरेट हिल स्टेट टू मुलायम सिंह यादव। मतलब उत्तराखंड को सेपरेट होना चाहिए, इसका रिकमेंडेशन किसने किया था? इस राम शंकर कौशिक कमेटी ने। अब यहाँ देखो एक स्मॉल फैक्ट दिया गया है, उत्तराखंड की बात करते हैं, वहां पर 86% क्या है टोटल लैंड एरिया का? हिल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है कि उत्तराखंड वर्सेस यूपी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये यूपीएससी के पर्पज से। यहाँ पे कुछ लैक्स दिए गए हैं, जैसे कि आपने सेपरेट स्टेट मांगा, आपको मिल गया, बट स्टिल यू आर अंडर डेवलप्ड। क्यों? तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा माइग्रेशन का। वहाँ पर वही बात है, एजुकेशन की कमी, हेल्थ सेक्टर की कमी, इसलिए लोग जो है बाहर जाते रहने के लिए। इट इज़ लार्जली अंडर डेवलप्ड। तो हमें फोकस इस चीज़ पे करना है कि इन तीनों स्टेट्स की बात करते हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड वगैरह है, तो ये इनको क्या चाहिए था? अलग राज्य चाहिए था, बट स्टिल दे आर कहीं ना कहीं लैगिंग बिहाइंड। इसका कारण क्या हो सकता है? आप सोचो इस चीज़ पे, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है मेंस में। अब डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग झारखंड। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट्स देखेंगे। यहाँ देखिए, एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इस आर्टिकल का, लेट 18th एंड 19th सेंचुरीज की बात करते हैं। कोलोनियल फोर्सेस अपटर्न द आदिवासी वे ऑफ लाइफ इन छोटा नागपुर। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको लगता है हमें तो आता है, बट जब पूछेगा एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाओगे। ध्यान इसलिए दीजिएगा इस चीज़ पे कि लेट 18th एंड 19th सेंचुरी, एकदम लेट की बात कर रहा है। तो लेट 18th एंड 19th सेंचुरी में क्या होता है? ड्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी, जो जीने का तरीका होता है आदिवासी का इस प्लेटू के ऊपर, वो गड़बड़ा जाता है। फिर एक फैक्ट कहता है कि इन्होंने जो डिमांड किया ना झारखंड का, उसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट जड़ है। कहता है कि हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज ऑफ लाइफ, आदिवासीज एंड द दीकूज। दीकूज कौन थे? आउटसाइडर्स थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के भीतर कि दीकूज कौन थे? आउटसाइडर, जैसे कि पीजेंट्स हैं, जमींदार वगैरह हैं, जिनको कि ब्रिटिश वहाँ पर लेकर गए थे एग्रीकल्चर को स्प्रेड करने के लिए। नाउ फोकस हेयर। कहता है अर्लीस्ट आर्टिकुलेशंस, स्टेटहुड के लिए सबसे पहला कहता है डिमांड कह लीजिए, आर्टिकुलेशन कह लीजिए, कब आया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत यूनिक फैक्ट है। कहता है विद द एमर्जेंस ऑफ आदिवासी मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया 1912 में। ये देखो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आदिवासी मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया की बात करते हैं, 1912 में इमर्ज करना शुरू कर जाता है। एंड इन 1928 कहता है छोटा नागपुर उन्नति समाज। 1928 की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है। छोटा नागपुर उन्नति समाज मेड फॉर्मल सबमिशन टू साइमन कमीशन फॉर क्रिएशन फॉर आदिवासी प्रोविंस। तो साइमन कमीशन जब आया था तो उस टाइम पर आदिवासी प्रोविंस की स्थापना करने की डिमांड करी गई थी, किसके द्वारा? ये छोटा नागपुर उन्नति कमीशन, सॉरी समाज। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। एक नाम दिया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप जानते हो इसके बारे में। ये कब इसका जन्म होता है? 1972 में, 3 संस्थाओं को मिलाकर के। पहला कहता है शिवाजी समाज, दूसरा है मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, तीसरा है सोनोत संथाल समाज। सिंपल सा फैक्ट है, बट एग्जाम में पूछने की संभावना है। नाउ फोकस करेगा यहाँ पर। कहता है झारखंड जब अलग होता है तो वो बेनिफिट में रहता है, किस प्रकार से? उसको मिलता है पूरे, मतलब बिहार का पार्ट होता है चूंकि वो, तो उसको मिलता है मिनरल एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज से भरपूर जगह, जो कि सिग्निफिकेंटली उसका
इंक्रीज कर देता है पर कैपिटा इनकम। बट यहाँ देखो, ध्यान दीजिएगा कि डिस्पाइट होल्डिंग क्लोज टू 40% ऑफ इंडियाज मिनरल वेल्थ, भारत के मिनरल वेल्थ का 40% कहाँ पे लाई करता है? झारखंड में। इन स्पाइट ऑफ दिस रिचनेस वहाँ पर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ एक्सेस टू क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारे इस डिस्कशन में हमने क्या देखा? तीनों स्टेट्स ने डिमांड किया था हमें अलग से राज्य चाहिए, बट स्टिल क्या वहाँ पर क्या है? अंडर डेवलपमेंट है, लैक ऑफ एजुकेशन है। तो विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है। तो हमने जो क्वेश्चन दिया था आपको अभी मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि जो स्टेट्स हमारे हैं किस प्रकार से ऑर्गेनाइज हुए हैं, ठीक है, आप कंक्लूजन में लिख सकते हो सेपरेट स्टेट का डिमांड करना, सेपरेट राज्य क्रिएट कर लेना एक सोल्यूशन नहीं है। हमें फोकस करना चाहिए बेसिक चीज़ों के ऊपर। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप झारखंड का, उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का। कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। कहता है मॉस स्पोर्स सर्वाइव 9 months इन स्पेस। इसका मतलब समझते हैं, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट न्यूज़ है। देखो, तो मॉस जो एक काइंड ऑफ प्लांट होता है उसको स्पेस में एक्सपोज किया गया। उसमें से कहता है 80% ऑफ देम स्टिल एबल टू रिप्रोड्यूस वंस बैक इन लैब ऑन अर्थ। वो अभी तक मतलब वो सर्वाइव कर गए। ये बहुत बड़ी बात है कि स्पेस के एक्सपोजर में ये प्लांट सर्वाइव कर जा रहे हैं। व्हाट इज मॉस? होता क्या है? तो स्मॉल प्लांट यूजुअली फाउंड इन डैम्प शेडी पॉट्स। डिजिलियंस, काफ़ी टफ प्लांट्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? शेडी, जहाँ पर छाया होती है। एंड ये अमॉन्ग ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। It is among earliest land plants and colonized some of harshest environments on the planet। तो सेम लाइन को पुट कर देगा प्रीलिम्स में कि ये रिजिलियंट होते हैं, ठीक है, ये अर्लीस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंड प्लांट्स है, ठीक है, एंड ये हार्श जगह पर, हार्श वातावरण में रह सकते हैं। इसको बचाया किसने? किस प्रकार से बच गया वहाँ पर? तो इनके पास होते हैं मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्पोर वॉल्स। मॉस में क्या होते हैं? मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्पोर वॉल्स जो इनकेस करते हैं उनके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को। चलो, एक बात कही गई है, इससे फ़ायदा हमें क्या होगा बताएगा, इंसाइट देता है रिगार्डिंग किस प्रकार से हम सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम को स्पेस के लिए डेवलप कर सकते हैं। एंड ऑक्सीजन जनरेशन में कैसे हम मतलब वातावरण जो हमारा है स्पेस में उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल कहता है एन ओपन लेटर टू न्यू चीफ जस्टिस अ 5-point एक्शन प्लान फॉर हिज लॉर्डशिप। यहाँ हम बात कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत की, जो कि इंडिया के 53वें जस्टिस बन गए हैं। चलो, हमें फोकस करना है। हमारे मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए रिगार्डिंग चैलेंजेस टू जुडिशियल सिस्टम। फर्स्ट कहता है वैकेंसीज इन द जुडिशियल सिस्टम। पहला है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 6 न्यू जजेस को अपॉइंट करने की ज़रूरत है, और हाई कोर्ट्स की बात करें तो 300 पोस्ट ऑफ जजेस जो हैं अक्रॉस वेरियस हाई कोर्ट्स वैकेंट हैं। सेकंड कहता है, देखो पेंडेंसी ऑफ केसेस काफ़ी पेंडिंग रहते हैं। एंड एक डेटा दिया गया है बाय नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, आप इसको मेंस में उठा करके यूज़ कर सकते हो। इसमें कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 47.56 मिलियन केसेस जो हैं पेंडिंग हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के भीतर। हाई कोर्ट्स की बात करते हैं 6.38 मिलियन, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं 80,000 केसेस से ज़्यादा। अगर बात करते हैं ओवरऑल की तो इन टोटल 153 मिलियन केसेस क्या है पेंडिंग है अक्रॉस जुडिशियल सिस्टम। थर्ड देखिए, कहता है एस्टैब्लिशिंग नेशनल एकेडमी फॉर लॉयर्स। यहाँ बात करी गई है कि अभी क्या है, बार काउंसिल होता है जो रेगुलेट करता है पावर्स टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन लीगल एजुकेशन। ये किस प्रकार से पढ़ाई होनी चाहिए, किस प्रकार से एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए, वो देखता है। बट अगर बात करते हैं ट्रेनिंग की, लॉयर्स के ट्रेनिंग की, उसके लिए कोई डेडिकेटेड संस्था नहीं है। तो यहाँ बात करी गई है एक नेशनल लेवल की एजेंसी की जो कि ट्रेनिंग दे सके लॉयर्स को, एथिकल तरीकों से प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए वगैरह वगैरह। एक नाम दिया गया है नेशनल जुडिशियल एकेडमी इन भोपाल। इसको स्टार मार्कर ही पूछ सकता है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहाँ है? भोपाल में है। एक एक्ट की बात करी गई, मेडिएशन एक्ट 2023, देखते हैं इसको हम। लास्टली कहता है प्रोटेक्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर एडीएम जबलपुर केस का, जहाँ पर हेबियस कॉर्पस को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी कैन सस्पेंड द राइट ऑफ सिटीजन टू गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड रीइंफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है रिगार्डिंग तुकाराम केस। वहाँ पर क्या हुआ था, एक छोटी बच्ची थी, उसका कस्टोडियल रेप किया जाता है बाय 2 पुलिसमैन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि उसके लड़की के या किसी के शरीर पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, इसलिए इसको रेप हम नहीं मानेंगे, इसको कंसेंशुअल एक्टिविटी ही मानेंगे। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जो कि धब्बा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम पर। तो जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप काम करो रिगार्डिंग मोरालिटी। आपको मोरल तरीके से, एथिकल तरीके से काम करना है, क्योंकि आपका एक डिसीजन बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है समाज में। तो क्या क्या इश्यूज हैं? वैकेंसी ऑफ पोस्ट है, पेंडेंसी ऑफ केसेस है, नो ट्रेनिंग संस्था फॉर लॉयर्स, फिर है
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक नाम दिया गया था, हमने कहा था मेडिएशन एक्ट। यहाँ पर क्या होता है, इस एक्ट को लाया गया था 2023 में। यहाँ पर बेसिकली बात की जाती है सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स की। एक चर्चा करी गई थी एक मेडिएशन काउंसिल की स्थापना हो, और इसमें एक्सक्लूड करते हैं हम क्रिमिनल मैटर्स को, इन्वायरमेंटल मैटर्स को, बेसिकली लैंड के एक्विजिशन को। नेक्स्ट कहता है कि तमिलनाडुज रिकॉर्ड पैडी हार्वेस्ट टर्न इनटू स्टोरेज क्राइसिस। तो यहाँ पर बात की गई तमिलनाडु में अच्छा खासा रेन सब कुछ हुआ, अच्छा खासा फसल हुआ पैडी का, बट ये क्राइसिस के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसका कारण क्या है, तो लैक ऑफ एडिक्वेट प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे लिए दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिएगा। पहला है कुड़ुवई। व्हाट इज कुड़ुवई? एक शॉर्ट टर्म पैडी सीजन है, यहाँ पर धान वगैरह बोते हैं, तो कुड़ुवई आपको बताना है इसका क्या पीरियड है, इसको हम। नेक्स्ट है मेट्टूर डैम, आप जानते हो कहाँ पर है, रिवर कावेरी, तमिलनाडु। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, कावेरीज कुड़ुवाई हार्वेस्ट जो है कॉन्साइड करता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से। जिस टाइम पर नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है इंडिया में, उस टाइम पर यहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता है फसल को। देखो कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, अगर व्हीट एंड पैडी की बात करें ना तो FCI करता है प्लस स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर कोर्स ग्रेन की बात करते हैं तो स्टेट्स करता है। सिंपल से फैक्ट्स हैं। न्यूज़ आई थी कि RTI के द्वारा पता चला है कि अफ्रीकन ग्रे पैरट ट्रेड इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, मतलब इंडिया पर कोई रजिस्टर्ड इसका ब्रीडर नहीं है। अब देखो कहता है इसका नाम क्या है, अफ्रीकन ग्रे पैरट। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिटैकस एथेरियाकस, वन ऑफ द मोस्ट इजीली प्रोक्योरेबल एनिमल्स इन द कंट्री, बट स्टिल नो ब्रीडर हैज रजिस्टर्ड विद द स्टेट। अगर साइट्स की बात करते हैं, व्हाट इज साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड विद इंडेंजर्ड स्पीशीज फ्लोरा एंड फौना, इसकी बात करते हैं तो अपेंडिक्स 1 के भीतर आता है। एंड रिक्वायर्स स्पेशल परमिट्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल साइट रजिस्ट्रेशन फॉर एंड इम्पोर्ट सर्टिफिकेट्स फॉर ट्रेड। तो यहाँ पर कहता है कि देखो कितना स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, ये अपेंडिक्स 1 का पार्ट है। यहाँ पर कहा गया है इनके इंपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए सर्टिफिकेट लगता है, रजिस्ट्रेशन लगता है, बट इसके बावजूद भी इंडिया में ये नॉन रजिस्टर्ड तरीके से इसका ट्रेड हो रहा है। अगर बात करते हैं IUCN की, इसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, हमने क्या बताया था, चूंकि ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है, तो इसके ट्रेड करने के लिए, इसकी ब्रीडिंग करने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है। लाइसेंस के लिए अप्लाई हम कहाँ करेंगे, एकदम ध्यान दो यहाँ पर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अंडर द ब्रीडर्स ऑफ स्पीशीज लाइसेंस रूल 2023। ये फैक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन के रूप में। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से हम परमिशन लेंगे, और बाय लॉ ये मैंडेटरी है हर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। बट देखो इतनी सारे लॉज हैं, बट स्टिल क्या है, किसी भी एक ब्रीडर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो कि किस प्रकार से लॉज होते हुए भी ग्राउंड लेवल पर इसका पालन नहीं किया जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हमने कि नेटिव टू वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका है, साइट्स में स्टेटस क्या है, IUCN में क्या है, एंड परमिशन किससे लेंगे हम, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ है कि एक टर्म दिया गया रैंडम फॉरेस्ट। आपको लगेगा जंगल की बात हो रही है, देखो रैंडम फॉरेस्ट इज अ मशीन लर्निंग मेथड। क्या है, मशीन लर्निंग मेथड की बात हो रही है, पूछ सकता है एग्जाम में। दैट मेक्स प्रेडिक्शंस बाय कंबाइनिंग डिसीजंस ऑफ मेनी सिंपलर मॉडल्स। सिंपल सी बात जान लीजिए, जब हम बात करें रैंडम फॉरेस्ट की, ये क्या है, एक मशीन लर्निंग मेथड है। देखो इस आर्टिकल में कहता है लेटर हैज़ वॉन द स्पिरिट हैज़ नॉट लॉस्ट। इसमें चर्चा करी गई है, हमने डिस्कस किया था इसको काफ़ी कंप्रिहेंसिवली, कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया रिगार्डिंग टाइम लाइन्स फिक्स्ड बाय इट इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, कि बिल को असेंट देने के क्रम में क्या गवर्नर के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई टाइमलाइन फिक्स कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, संविधान में जब कहा गया है एज सून एज पॉसिबल, तो हम उस लेटर को, इस लेटर की बात हो रही है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हमने ये भी कहा था कि चूंकि ये जो डिस्कशन किससे स्टार्ट हुआ था, आर्टिकल 143 के कारण, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, जो कि बाइंडिंग नहीं होता है, बट स्टिल ये जजमेंट काफ़ी वेटफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, बिकॉज इसको दिया था 5 जज के संवैधानिक बेंच ने। तो जब भी कोई जजमेंट संवैधानिक बेंच से दिया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड व्हाट इज संवैधानिक बेंच, आप इसके लिए देखोगे आर्टिकल 145। खैर यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए हैं, आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हो। पहला है प्रेसिडेंट R वेंकट रमनम। हाँ, प्रेसिडेंट R वेंकट रमन, इनका ऑफिस के पीरियड क्या था, 1987 to 92। सेकेंड नाम दिया गया प्रेसिडेंट KR नारायणन का, इनका टर्म था 97 to 2002। तो फर्स्ट फैक्ट तो यही हो गया हमारा, प्रीलिम्स से पूछेगा आपसे
यहाँ पे नाम दे देगा, यहाँ पर टाइम पीरियड दे देगा। चलो अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन की, इनका टर्म किससे कंसाइड करता है? राजीव गांधी जी से, वीपी सिंह जी से, चंद्रशेखर से। ये कौन थे? प्राइम मिनिस्टर से। सभी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट टाइम इनकम्बेंट्स थे। ये स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स पूछता है एग्जाम में, आप कंफ्यूज कर जाते हो। यहाँ पे कहता है वन मोर है, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। तो एक एग्जाम्पल दिया गया 1997 की बात करता है, जब कैबिनेट हेडेड बाय पीएम गुजराल, उन्होंने क्या किया? रिकमेंड किया था कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश में है हेडेड बाय कल्याण सिंह, आप क्या करो, उसको डिसमिस कर दो। बट इन्होंने क्या किया? प्रेसिडेंट जी ने क्या किया? उस रिकमेंडेशन को उन्होंने वापस भेज दिया। नेक्स्ट केस क्या है हमारा? 1998 का। यहाँ पर बिहार के गवर्नर ने, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे हमारे KR नारायणन जी, इनको रिकमेंड किया कि बिहार में जो गवर्नमेंट है राबड़ी देवी जी की, आप उसको डिसमिस कर दो। इन्होंने भी क्या किया? सेंट द रिकमेंडेशन बैक, जो दर्शाता है संवैधानिक फेयरनेस को, मोरालिटी को। तो इस पूरे आर्टिकल में हमारे लिए दो केसेस इंपॉर्टेंट थे। पहला देखा हमने 1997 का रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? आरवी। एंड यहाँ पर 1998 की बात करते हैं बिहार के केस में, वहाँ पर प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? KRN। तो मेंस के एग्जाम में एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लिख सकते हो इनको। फोकस करिएगा इस वाले पैराग्राफ पर। क्या कहता है? ITBP की बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की बात करें, सेटअप करने वाला है ऑल वुमेन बॉर्डर पोस्ट अलोंग LAC। तो फर्स्ट फैक्ट क्या हो गया हमारा कि ITBP जो गार्ड करता है किसको? LAC को। कितना लंबा है ये? 3488 किलोमीटर अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर। यहाँ पर बात करी जा रही है 10 ऑल वुमेन बॉर्डर पोस्ट की, ये खुलने वाला है। चलो नेक्स्ट देखिए, एक टॉपिक था रिगार्डिंग आर्टिकल 240। तो हमारे लिए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें फोकस करना होगा आर्टिकल 240 वर्सेस 6 शेड्यूल। तो आर्टिकल 240 दो कारण से न्यूज में है। पहला रिगार्डिंग दिस संवैधानिक अमेंडमेंट बिल 2025, जिसमें कि यूटी ऑफ चंडीगढ़ को इस आर्टिकल में इंक्लूड करने की बात करी जा रही है। सेकेंड है हमारा लद्दाख प्रोटेस्ट। आप जानते हो लद्दाख की डिमांड क्या है? कि उसको फुल स्टेटहुड मिल जाए। आपको बताना है कि जो एरियाज इस आर्टिकल में इंक्लूडेड हैं एंड जो एरियाज 6 शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सेकंड बताना है जो लॉज इस आर्टिकल के तहत बनते हैं, जैसे कि पावर टू प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर गवर्नेंस एंड पीस इन सर्टेन ड्यूटीज, इस लॉ में एंड जो लॉज बनते हैं रिगार्डिंग 6 शेड्यूल, इसमें डिफरेंस क्या होते हैं। आपको बताना है इन चीज़ों को, आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हो। एक शॉर्ट न्यूज़ आई थी कि सल्फर केव कहाँ है? ये ग्रीस अल्बानिया बॉर्डर के ऊपर नाम दिया गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पाइडर वेब। कहाँ मिला है? सल्फर केव, ग्रीस अल्बानिया बॉर्डर। नेक्स्ट देखिए, कहता है हम्बोल्ट पेंगुइन की बात करें, जितने रिमेनिंग है वो 80% कहाँ पाए जाते हैं? चिली में। एक नाम दिया गया है काचागुआ आइलैंड जापालार। कहाँ है? चिली में। काचागुआ आइलैंड कहाँ पर है? चिली में। यहाँ देखो, नासा रिलीजेस इमेजेस ऑफ कॉमेट 31 एटलस। नासा रिलीजेस कॉमेट 31 एटलस, सॉरी नॉट 31, 3I। तो कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स क्या होते हैं? कहता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इंटरस्टेलर का मतलब बताया गया यहाँ पर, देखो सेलेस्टियल बॉडीज दैट ओरिजिनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। हमारे जो सोलर सिस्टम सौर मंडल हमारा है उसके बाहर वो उत्पत्ति उनकी होती है। नॉट ग्रेविटेशनली बाउंड टू स्टार। जनरली जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी स्टार के लिए बाउंड, उससे बंधे हुए नहीं होते हैं। दे कैन कम फ्रॉम अदर सोलर सिस्टम्स बी थ्रोन इनटू इंटरस्टेलर स्पेस। मतलब सिंपल सी बातें हैं, किसी भी स्टार से बाउंड नहीं होते हैं, हमारे सौर मंडल से बाहर वो पाए, मतलब वो ओरिजिनेट करते हैं। कॉमेट क्या है? 3I एटलस। तो यहाँ देखते हैं टू डिटरमाइन इफ अ सेलेस्टियल बॉडी इज इंटरस्टेलर और नॉट, साइंटिस्ट कंप्यूटेड ट्रेजेक्ट्री। तो किस प्रकार से पता करेंगे हम? ऑल प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स विद इन सोलर सिस्टम मूव इन क्लोज इलिप्टिकल ऑर्डर। जो पदार्थ, मतलब वो कॉमेट्स हों कुछ भी हो, हमारे सिस्टम में मूव कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे मूव करेंगे। व्हेन दे कम क्लोज टू सन, अगर सन के पास आते हैं तो ट्रेवल फास्ट। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी कॉमेट्स की बात करें, एस्टेरॉइड की बात करें, प्लैनेट्स की बात करो, किसी की बात करो, अगर सन के पास वो आएंगे उनकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। अगर हम बात करते हैं फारदेस्ट फ्रॉम सन, दूर जाते हैं, उनकी स्पीड घट जाएगी। एंड दे आर ब्रॉट बैक क्लोज टू सन बाई सोलर ग्रेविटेशनल पुल। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सन की जो ग्रेविटी है वो काम करती है। बट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स मूव इन ओपन एंडेड हाइपरबोलिक ऑर्बिट। दे मूव एट such speeds that sun's gravitational pull is not able to slow them down। हमारे सन की ग्रेविटी का इन ऑब्जेक्ट्स पर असर नहीं पड़ता है। किसकी हम बात कर रहे हैं? इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स।
नेक्स्ट देखिए कहता है लेबर कोड्स व्हाट चेंजेस फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो हमने कल के सेशन में, लास्ट संडे सेशन में इसको डिस्कस बढ़िया से कर रखा है, आप देख लेना। तो फोकस यहाँ पर देखो होना चाहिए आपका इसको पढ़ते समय कि ये चीज़ें करी क्यों गई हैं। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा कंज्यूमर बेस बढ़ेगा, हम किस तरफ जाएंगे, सेल्फ रिलायंट भारत की तरफ, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ध्यान देना है हमें विमेन एंगल के ऊपर एंड एक्सप्लॉयटेशन एंगल के ऊपर। अगर हम वेजेस की बात करते हैं, कोड ऑन वेजेस, ये बताता है यहाँ पर दो टर्म इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, नेशनल फ्लोर वेज, मिनिमम वेज। अगर नेशनल फ्लोर वेज की बात करते हैं तो इस लेवल से भीतर जो स्टेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो वेज तय नहीं कर सकती हैं। अगर मिनिमम वेज की बात करते हैं तो देखो डिफरेंट जॉब्स होते हैं, कोई हाई स्किल जॉब है, कोई लो स्किल जॉब है। तो उसमें कहता है कि जॉब वाइज, क्राइटेरिया वाइज एक मिनिमम वेज होना चाहिए कि उस जॉब में इससे कम सैलरी पे काम नहीं होगा। एंड नेशनल फ्लोर वेज क्या है, ओवरऑल सारे जॉब्स को मिला दिया जाए तो ये इससे कम में आप सैलरी किसी को नहीं दे सकते हो। इससे क्या इंश्योर करते हैं हम, एक अच्छा खासा तो नहीं, एक बेसिक सा मिनिमम कम से कम अमाउंट लोगों के पास जाए। अल्टीमेटली वो क्या करेगा, हमारा कंज्यूमर बेस को इंक्रीज करेगा, जिससे कि डिमांड बढ़ेगी। कह सकते हैं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कर सकता है इससे। इसी प्रकार से जब बात करते हैं हम सोशल सिक्योरिटी वाले कोड की, इसमें ध्यान दिया गया है वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। ध्यान दीजिएगा, कहता है फर्स्ट टाइम यहाँ पर बात करी गई है गिग वर्कर्स की, प्लेटफॉर्म वर्कर्स की, एग्रीगेटर्स की। हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है कल इसको। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, एक बड़ा दायरा है, उसके आई थिंक आप कह लो दो पार्ट होंगे, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड एग्रीगेटर्स। तो गिग वर्कर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो कन्वेंशनल तरीका है ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, जो कन्वेंशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है उससे बाहर वो काम करते हैं। इसका एक पार्ट हो जाता है हमारा प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ये कैसे काम करेंगे, जैसे कि ऑनलाइन ऐप्स हो गया, वेबसाइट्स हो गया, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करोगे, इनको काम दोगे। अगर एग्रीगेटर्स की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमेजॉन है, स्विगी है, प्लेटफॉर्म्स हो गया। तो गिग वर्कर्स में और क्या आ जाते हैं, जो कि वेबसाइट के थ्रू काम नहीं करते हैं, जैसे मजदूर हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए टास्क बेसिस पर आप इनको हायर करते हो, उसको बोलते हैं गिग वर्कर्स। इसको फर्स्ट टाइम इस सिक्योरिटी कोड में लाया गया है। इसके लिए बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड। हमने कल डिस्कस किया है इसको। इसका उद्देश्य क्या है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ना करना, एक मिनिमम सिक्योरिटी इनकी गारंटी मिलनी चाहिए। तो देखो बेसिकली आज के लेक्चर में इतना ही था। एंड लेबर कोड्स के लिए आप देख सकते हो कल का हमारा संडे स्पेशल सीरीज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।